अर्थात कि सत्कर्म जो है उसका फल सुखद होता है। इस पंच परमेश्वर कहानी में भी देखें कि अंत में दोनों अलगू चौधरी और जो दूसरे हैं जुम्मन शेख, दोनों मित्रता में किस प्रकार उनकी पहले की मित्रता स्वार्थी होती है, लेकिन बाद में सत्कर्मों के द्वारा जब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में न्याय देते हैं और फिर उनके मन का मैल दूर होता है और तब सच्चे अर्थ में वो मित्र बनते हैं। खैर, गांव का पंच भी व्यक्तिगत विद्वेष और शिकायतों को भूलकर सच्चा न्याय करता है, लेकिन एक चीज़ उनकी आत्मा उसे इस दिशा में ठेलती है। असंख्य भेदों, पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों, जात पात के झगड़ों और हठ धर्मियों से जर्जर ग्राम समाज में भी ऐसा न्याय धर्म कल्पनातीत लगता है। कल्पनातीत कि लोग इतनी विचित्र समस्याओं में, अंधविश्वासों में, पूर्वाग्रह, झगड़ों आदि में फंसे हुए हैं, उसके बाद भी उनका हृदय परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से एक विचार तो पहले आता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में ये संभव होता है। इस पर भी मैं आपसे थोड़ी सी टिप्पणी चाहूँगा कि कहाँ तक ये सच्चाई और कल्पना जो है साकार होती है। प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी की एक परंपरा को जन्म दिया और एक पूरी पीढ़ी उनके कदमों पर आगे बढ़ी। 50-60 के दशक में रेणु, नागार्जुन और इसके बाद श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ लिखी हैं, जो एक तरह से प्रेमचंद की परंपरा में ही आती हैं। प्रेमचंद एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उन्होंने न केवल देशभक्त बल्कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को देखा और उनको कहानी के माध्यम से पहली बार लोगों के सामने रखा। उन्होंने उस समय के समाज की जो भी समस्याएं थीं, उन सभी को चित्रित करने की शुरुआत कर दी थी। उसमें दलित भी आते हैं, नारी भी आती हैं। ये सभी बड़े विषय जो आज के बड़े विमर्श बने हुए हैं, इन सब के स्रोत हम प्रेमचंद की कहानियों में पाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में कुछ ऐसी जो है शुभ वाक्य जैसी चीज़ें कुछ मिली मुझे। मैंने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। उनकी कहानियों के ये वाक्य हैं कि दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अनुराग यौवन, रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। अब ये कुछ विशेषताएं थीं त्रिपाठी जी जो प्रेमचंद को लेकर मैंने बताया कि प्रेमचंद के गांव को भी हमने देखा, प्रेमचंद की रचनात्मक वैशिष्ट्य को भी देखा, उनकी रचनाओं को भी चित्रों के माध्यम से देखा, उनकी कहानियों को देखा, उनकी कहानियों के विषय में वो क्या लिखते हैं वो भी हमने कुछ थोड़ा सा दर्शकों को बताया। अब इसके बाद मैं आपके साथ कहानियों के विषय में बात करूँगा, आपसे उन पर टिप्पणी चाहूँगा कि 3 कहानियाँ हमने आज जो हैं इस व्याख्यान में 3 कहानियाँ प्रेमचंद की चुनी हैं। एक है ईदगाह, दूसरी है पंच परमेश्वर और तीसरी है बूढ़ी काकी। तो ये एक कहानी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है ईदगाह। अब देखिए इसमें ईदगाह का चित्र है। जिन लोगों ने कहानी पढ़ी है, इस चित्र को देखकर उनके मन में वो सारे बिंब, सारे चित्र सामने आ जाएंगे। जो हामिद और चिमटे वाली बात है, कैसे उस दुकानदार से चिमटा खरीदता है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र अमीना जो बूढ़ी खाला है हामिद की, और हामिद, महमूद, मोहसिन, नूरे, सिम्मी, ये सब इस कहानी के पात्र हैं। दूसरी कहानी है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के पात्र जो हैं स्वयं बूढ़ी काकी और पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा और उनकी छोटी बच्ची जो है लाडली, ये इस कहानी के पात्र हैं। इसके बाद तीसरी कहानी जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, समझू साहू और रामधन मिश्रा और अन्य गांव के पात्र हैं। तो इन 3 कहानियों के माध्यम से हम आज की चर्चा आरंभ करेंगे। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से अब कहूँगा कि इन 3 कहानियों के संदर्भ में आप कैसे इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, क्या समानता पाते हैं और कैसे इन कहानियों को हम एक साथ रख करके लोगों के सामने रखें। वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन कहानियों को अधिक रूप से हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को आपके सामने रखता हूँ। त्रिपाठी नमस्कार। असल में मैं समझ रहा हूँ
कि हमारे सामने जो श्रोता हैं वो पहले साल बीए से लेकर और हो सकता है एमए तक के विद्यार्थी हों। इसलिए मेरी कोशिश यह होगी इनके माध्यम से कि किसी भी साहित्यिक और विशेषकर कहानी को कैसे देखा जाए, समझा जाए, किन्हीं दूसरों के द्वारा निष्कर्ष दिए हुई चीज़ को मान लेना और उसको जानने की कोशिश करना, ये दोनों में फ़र्क है। विद्यार्थी कर्म में यही होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है वह कैसे पहुंचा है उसको जानने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दूंगा कि प्रेमचंद ने क्या क्या किया, इस पर न जा कर के इन तीनों कहानियों को कहाँ से कैसे देखने की कोशिश की जाए तो हमें ज्ञान मिलेगा। मनुष्य के पास ये ज्ञान अभिव्यक्त या प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं, एक वस्तुनिष्ठ यानी आत्मपरक और एक आत्मपरक यानी अनुभवात्मक और एक है वस्तुपरक, जिसमें वस्तु से हम दूर रहकर वस्तु कैसे बनी है, वह उसके क्या क्या तत्व हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लें। और एक है हम जिंदगी जीते हुए जो ज्ञान अर्जित करते हैं। ये दोनों ज्ञान मिलकर हमारे ज्ञान को और हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं, हमारे मन को विकसित करते हैं। साहित्य की कोशिश होती है कि मनुष्य के भाव तत्व को विकसित करे, इसीलिए वह अनुभवात्मक तरीका अपनाता है। अनुभवात्मक तरीके से वह भाव तत्व को विस्तरित करता है। लेकिन जब हम कहानी को पढ़ते हैं तब वह भाव तत्व उस रचना के भाव तत्व के द्वारा प्रभावित होता है। लेकिन जब उसकी कहानी की वस्तुनिष्ठता, प्रक्रिया, इनको जानने की कोशिश करते हैं तब हमें उस भाव तत्व को, उस कला तत्व को से परे हटना होता है। यानी तब हमें बौद्धिक रूप से उन चीज़ों को देखना होता है। तो इसलिए दो चीज़ें अलगा देनी होती हैं और इसीलिए हमारे वरिष्ठ आलोचकों ने कला पक्ष और भाव पक्ष में अलगाया हुआ है। इसलिए यहाँ हम भाव पक्ष को अलगा करके उस बुद्धि तत्व वाली चीज़ को, जो हमारे ज़्यादा काम का है फिलहाल ज्ञान के लिए, तो कैसे मिलता है या कैसे मिलेगा। आप देखेंगे तीनों कहानी के भीतर प्रमुख रूप से स्त्री है और प्रमुख रूप से वह स्त्री जो बूढ़ी है। समाज के भीतर दो लोग, एक बच्चा और एक बूढ़ा, एक जो है जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक जीवन के उतार पर है। यानी वह ज्ञान ढेरों अर्जित किए हुए है और लड़के को ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो एकदम दो अति के छोर हैं। उदाहरण के रूप में ईदगाह में देखेंगे तो इसमें मध्य नहीं है। मध्य ही वह जो बूढ़ी है हामिद हाँ की दादी, तो दादी और नाती के बीच की जो कड़ी है वह गायब है। यानी दादी का जो पुत्र है वह गुजर चुका है और वही इन दोनों कड़ियों को जोड़ता, वही प्रकृति के कारण कहें, परिवेश के कारण कहें, वह कड़ी लुप्त हो चुकी है और दोनों कठिन जीवन जी रहे हैं। अगर वह लड़का होता, दादी का, हामिद का पिता होता, तो उसी को घर की आर्थिक साथ साथ ये हामिद के परवरिश की चिंता उसको ज़्यादा होती है। वह कड़ी चले जाने के कारण किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की कठिनाई
एक दूसरे की जहमत को झेलते हुए, इसलिए कहानी के अंत में आप देखते हैं वह लड़का बूढ़ा बन गया है और दादी को क्या नजर आता है कि जैसे वह उसका बूढ़ा बन गया हो, यानी पति बन गया हो, यानी दोनों एक दूसरे के मददगार बनते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर हम देखेंगे इनके पास साधन सामग्री की कमी होते हुए भी यह परिवेश है, यह परिस्थिति इनको मिली है जिस परिस्थिति से ये संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए वह दादी उस उम्र में भी कपड़ा सीती है। जो काम करना था उसके बेटे को, उसके पुत्र वधू को, यह करती है नाती के कारण। और नाती किस तरह उस उम्र में किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन किस तरीके से उसको अपनी दादी के दर्द का एहसास होता है जो इस कम उम्र की बच्चे में संभव नहीं है। तो यह संभवता कैसे बनी? तो परिस्थिति से संघर्ष के दौरान, और दोनों की कोशिश है कि हमें जीना है, इसलिए हमें एक दूसरे का मददगार बनना पड़ेगा। और इसलिए दोनों अपने अपने चरित्र का, अपने अपनी उम्र का भी अतिक्रमण करते हैं। इसलिए अंत का एक अर्थ और आता है कि वह बच्ची बन गई, बूढ़ी से वो बच्ची बन गई, और यह बच्चा बच्चे से बूढ़ा बन गया, एक दूसरे में रूपांतरण। त्रिपाठी जी, ये अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, संघर्ष करने की भावना या संघर्ष, वह अमीना जो है वह जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है। और जब हम इन तीनों कहानियों को देखते हैं, तीनों में अमीना ही नहीं करती। मैं वही बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए। हाँ जी। क्यों हामिद के संघर्ष को हम टोटल भूल गए? पूरे मेले में हामिद संघर्ष ही तो कर रहा है। दूसरे बच्चे क्या क्या खिलौना ले रहे हैं, कैसे चरखी पर चढ़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये अपने आप को जब्त किए हैं। इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा? और मैं वो कहानी के दूसरे पहलू की तरफ जा रहा था कि तीनों कहानियों को मैं जोड़ना चाहता था कि तीनों कहानियों में जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, बूढ़ी काकी है, ये अमीना है, और दूसरी तरफ वो हाँ, लेकिन एक मिनट, हाँ, इन तीनों पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन जोर किसी एक कहानी को समझने पर फिर देंगे। अच्छा। हाँ, जो आप कहना चाहते थे, हाँ, कि बूढ़ी तीनों आई, हाँ, इसमें तो, दो जो हैं वो संघर्ष करती हुई दिखाई देती। पंच परमेश्वर में जो है, हाँ, वो जो खाला है वो संघर्ष करती है, पंचायत बुलाती है, जीवन जीने का संघर्ष करती है। दूसरी तरफ अमीना है, वो भी उसके परिवरिश के लिए हो या अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है। लेकिन बूढ़ी काकी की जो काकी है उसको हम संघर्ष रहित नहीं देखते हैं। हाँ, तो वो चुपचाप बैठी रहती है, सब कुछ सहन करती है, भोजन मिले तो खाएगी, नहीं मिले तो बर्दाश्त करेगी। जबकि इन दो स्त्रियों में वो चीज़ हमको नहीं दिखाई देती है। मैं उस संघर्ष की बात करने जा रहा था, आप इस पर थोड़ा सा। जिस परिवेश में हम पलते हैं, हम अपने बुजुर्गों से सार रूप में ढेरों चीज़ें ग्रहण करते हैं, और वे चीज़ें हमें ताउम्र तक किसी न किसी रूप में हमारे भीतर विकसित होती हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि परिवेश व्यक्ति को बनाता है या समाज व्यक्ति को बनाता है, तो व्यक्ति समाज को बनाता है। ये दोहरा संबंध है। भारतीय समाज की किन्हीं लोगों को यह खामी लगेगी, लेकिन किन्हीं लोगों को यह खूबी भी लगेगी। दोनों चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग परिवेश से संघर्ष ज़्यादा करते हैं, और कुछ लोग परिवेश से संघर्ष इसलिए कम करते हैं कि जीवन जीने के साधन उनको आसानी से मिल जाते हैं। उदाहरण के रूप में जो आपने कहा कि बूढ़ी काकी की जो बूढ़ी काकी है, वह ब्राह्मण समाज की है, और यह ब्राह्मण समाज की होने के कारण उसको ढेरों चीज़ें मिलती रही हैं। ये भूतकाल है। अच्छा, और यह मिलती रहने के कारण वह कर्मठ नहीं है। यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि एक विशेषता कहिए या
जीवन जीने का तरीका कहिए। दो जगत हमारे सामने प्रेमचंद रखे, एक रखे जैसे मुस्लिम संस्कार, एक रखे हमारा हिंदू संस्कार। अब इसके अंदर एक ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ है, बूढ़ी काकी की वही हालत है जो पंच परमेश्वर की खाला की है, उसके भी कोई संतान नहीं है, वह भी बूढ़ी हो गई है, उसने भी अपने भतीजे को सारी संपत्ति दे दी है। यहाँ बूढ़ी काकी की भी यही हालत है, वह भी निर्भर है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व चूंकि अलग हैं, और वो अलग इसलिए हैं कि वही कर्म करते हुए वह जीती रही है, तो कर्म करने की उसकी आदत रही है, इसको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती रही हैं, इसलिए मेहनत करने की आदत नहीं रही है। अब देखिए, इसीलिए ये क्या कह देती है जुम्मन शेख, जब उसकी ज़मीन जायदाद वह लिख देती है, लिख देने के पहले तो कैसे उसका आदर सत्कार सेवा होता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वह काम पूरा हो गया, आदर सत्कार धीरे धीरे कम होते होते बल्कि उसको कष्ट दिया जाने लगा। यही हालत बूढ़ी काकी के साथ भी है। बिल्कुल। खाला क्या करती है? विरोध करती है, बावजूद जब निदान नहीं आता है तो पंच बुलाती है। ध्यान दीजिएगा, पंच बुलाती है, सही बात। उस दृश्य को आप देखिएगा, प्रेमचंद दिखाते हैं कैसे गांव गांव लाठी टेकती हुई वह जाती है, और लौट कर जब आती है तो थकी हारी जुम्मन के शेख अलगू चौधरी के यहाँ बैठती है, और अंत में अलगू चौधरी को कहती है। पहले भी कह सकती थी, लेकिन सबसे अंत में कहती है। अब हम चलें वहीं बूढ़ी काकी के पास, तो कैसी उसकी दुर्गत होती है, लेकिन वह उन सारी चीज़ों में घुटती है, लेकिन वह कहीं पंचायत या इस तरह की चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करती। अब उसी पंच परमेश्वर में देखिए, हमें बार बार यह नज़र आता है कि वह जुम्मन शेख अलगू चौधरी की कहानी है, जबकि कहानी बहुत अलग है और गहरी है। असल में वो खाला की कहानी है, और खाला कर्मठ व्यक्ति ही अन्याय का से संघर्ष करता है। वह